जी सर। हम्म, ओके। तो हम लोगों ने कल किया था क्वेश्चन 57 तक, 7 क्वेश्चन किए थे। आज करेंगे 58 से। पेपर है 27 अगस्त 2024। मोस्ट वेलकम फिलोसफी में। चलिए देखिए। तो द नॉलेज ऑफ नॉन ड्यूअल रिलेशन बिटवीन ब्रह्म एंड जीव थ्रू महावाक्य इज थ्रू द फॉलोइंग प्रमाण इज वेदांत परिभाषा इन वेदांत परिभाषा के अनुसार जीव और ब्रह्म के अभेद संबंध का ज्ञान किस प्रमाण से होता है? तो क्या हो सकता है? सर निर्विकल्प प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। हाँ, आंसर है निर्विकल्प प्रत्यक्ष। बहुत बढ़िया। सर कैसे? कैसे? हाँ। निर्विकल्प प्रत्यक्ष। वेदांत परिभाषा किसकी बुक है? किसका ग्रंथ है? धर्मराज राजेंद्र सर। धर्मराजा धुरेंद्र। धर्मराजा धुरेंद्र का ना। यस, गुड। ये एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांत, वेदांत की ज्ञान मीमांसा इसमें है। देखिए, धर्मराजा धुरेंद्र कहते हैं किसी भी प्रकार के ज्ञान के लिए किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए उसका इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष होना, इंद्रियों का और वस्तु का सन्निकर्ष होना ये जरूरी नहीं है। देखिए, वेदांत परिभाषा में और बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। बृहदारण्यक उपनिषद में और वेदांत परिभाषा में इसका मतलब यह है ब्रह्म ही साक्षात अपरोक्ष है। अब देखिए, ब्रह्म है, चैतन्य स्वरूप है। तो ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, देखिए, ब्रह्म की यानी ज्ञान की उत्पत्ति के लिए नेत्र की, इंद्रियों की, सहचारी कारण की, प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा ज्ञान क्या है? जब ऐसा ज्ञान निर्विकल्प है ना। तो यहाँ पे आप लगाइए सी आंसर। देखिए, वेदांत है, एक बोलते हैं निर्विकल्प प्रत्यक्ष, एक बोलते हैं सविकल्प प्रत्यक्ष। निर्विकल्प को बोलते हैं संसर्गावगाही, संसर्गा, ये टर्म देते हैं। और सविकल्प प्रत्यक्ष को कहते हैं वैशिष्ट्यावगाही। वैशिष्ट्या मतलब किसी विशिष्ट का अवगाहन, विशिष्ट को जानने वाला ज्ञान सविकल्प प्रत्यक्ष कहलाता है। तो इसको बोलते हैं वैशिष्ट्यावगाही। आंसर होगा थर्ड। सर, ये जो आपने हम्म टर्म्स लिखवाए हैं, आई थिंक ये CD शर्मा, दत्ता एंड चटर्जी इनमें नहीं है ये, राइट सर? हाँ हाँ। हो सकता, शायद नहीं है। जी जी। तो क्वेश्चन मतलब हम्म इस पे मतलब आएगा तो सर वो शायद नेट में तो सर रेयरली पूछा जाएगा, अगर इस लेवल पे आए तो वो। हाँ, वही वही, हाँ, इसीलिए अभी जी 7 दिसंबर को राजस्थान का पेपर है जो जीएस का। हम सोच रहे हैं उसके बाद 7 दिसंबर के बाद 16 दिसंबर को फिलोसफी का पेपर है। तो 16 के पहले, 7 के बाद वहां का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सालों करा देंगे। तो आप वो क्लास जरूर से करिएगा, सभी लोग। नहीं करिएगा तो यूट्यूब पे सुनिएगा। और उस क्लास को आपको करने के बाद ये सारी आपकी प्रॉब्लम मोस्टली 90% खत्म हो जाएगी। आप ये सारा चीज समझने लगेंगे, इस तरह यस। के जो जी, प्रश्न जरूर आएंगे। सर। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पूर्व मीमांसा व्हाट अमंग द फॉलोइंग कैन बी क्लेम्ड। पूर्व मीमांसा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पढ़िए, देखिए क्या है।
फॉर कुमारिल नॉलेज लीड्स टू सक्सेसफुली एक्टिविटी, कुमारिल के अनुसार ज्ञान प्रवृत्ति साफल्य का उत्पादक है। फॉर प्रभाकर ऑल नॉलेज वैदिक और सेकुलर पॉइंट्स टू एक्टिविटी, प्रभाकर के अनुसार वैदिक या अवैदिक समस्त प्रकार का ज्ञान क्रिया को सूचित करता है। द वर्ड इज नॉन इटर्नल बट शब्द इज इटर्नल, वर्ण अनित्य है लेकिन शब्द नित्य है। तो वर्ड सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, शब्द विशेष वस्तु की ओर संकेत करता है। द रिलेशन बिटवीन वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज नेचुरल, नेसेसरी एंड इंटरनल, शब्द और अर्थ के बीच का संबंध प्राकृतिक, अनिवार्य और आंतरिक होता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है बताइए। ये सक्सेसफुल एक्टिविटी, वर्केबिलिटी कहते हैं इसे, ये भारतीय दर्शन में कौन मानते हैं? अर्थ क्रिया कारित्व, कुमारी मानते हैं क्या? हाँ और सर। मान देखिए, इंडियन फिलॉसफी में न्याय और बौद्ध मानते हैं अर्थ क्रिया कार्य को। तो पहला तो गलत हो गया ना, जब फर्स्ट गलत हो जाएगा तो ये वाला गलत हो गया। अब आइए देखिए, अब आपको जो पता है पहले से बताइए, पूर्व मीमांसा में शब्द विशेष की वस्तु की ओर संकेत करता है, ये सही है या गलत? डी वाला। अ वर्ड सिग्निफाइज अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कई बार ये हम लोग पढ़े हैं, क्या है इसका? नहीं सही सर, है ये गलत? गलत है। हाँ, तो वर्ड सिग्निफाइज, फिर पूर्व मीमांसा में शब्द किसकी ओर संकेत करता है? हाँ, ये भी गलत है। जब ये भी गलत है, पहला गलत है, डी गलत है, तो ऑप्शन आंसर आपको मिल गया बी एंड ई। यस। हाँ सर। तो छोड़ दें? नहीं, और कुछ है तो बता दीजिए। अब कुछ नहीं है। देखते हैं। कुमारिल, देखिए ये क्या है, वर्ण इज नॉन एटर्नल बट शब्द इज एटर्नल, कह रहे हैं वर्ण भी नित्य है, शब्द भी नित्य है। मीमांसा के अकॉर्डिंग हाँ बिल्कुल सही। कभी पूछ दे गलती से या बिना गलती के कि ध्वनि नित्य है, साउंड इज इटर्नल, ये गलत होता है। ध्वनि इटर्नल नहीं होती, ध्वनि नित्य है, गलत बात, ये गलत। तो ध्वनि पूछा नहीं है। वर्ण भी नित्य है, वर्ण, देखिए वर्ण नॉन इटर्नल कह दिया ना, इसीलिए गलत है। वर्ण भी इटर्नल होता है और शब्द भी इटर्नल होता है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। अब आइए डी, देखिए डी में क्या वर्ड, हमने देखा है कि मीमांसा में वर्ड सिग्निफाइज जाति, शब्द जाति की ओर संकेत करता है, मीमांसा में भी और वेदांत में भी। ये कहते हैं शब्द का किसकी ओर इंडिकेट करता है? जाति की ओर। ठीक है, और सुनिए, न्याय में क्या माना गया है, जैन में क्या माना गया है, सांख्य में क्या माना गया है, और बुद्धिज्म में क्या माना गया है, बौद्ध में क्या माना गया है। न्याय क्या कहते हैं, शब्द किसको इंडिकेट करता है? जैन कहते हैं, जैन और कुछ प्रारंभिक मीमांसक, ऐसा लिखे प्रारंभिक मीमांसक, ये कहते हैं शब्द किसको इंडिकेट करता है? आकृति को ना, हाँ आकृति। सर। सांख्य कहते हैं शब्द इंडिकेट करता है जाति। विशिष्ट, इंडिविजुअल, व्यक्ति को। हाँ हाँ और सर। न्याय कहते हैं, हाँ, और ये हमने बताया कि वेदांत और मीमांसा जाति को वेदांत और मीमांसा, मीमांसा। अद्वैत वेदांत और मीमांसा। ओके, न्याय कहते हैं तीनों को, जाति, व्यक्ति, जाति, आकृति। आकृति, व्यक्ति, तीनों को। बौद्ध कहता है शब्द और अर्थ में कोई संबंध ही नहीं है, तो इसका मतलब ना आकृति, ना जाति, ना व्यक्ति। तो ये तीसरा, ये वाला तो बिल्कुल गलत हो गया। सिग्निफाइड पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, ये एक्चुअली में सही है किसके अकॉर्डिंग? सांख्य के अकॉर्डिंग। मीमांसा के लिए बिल्कुल सही नहीं है। डी वाला तो एकदम हटा दीजिए ना, शब्द विशेष बौद्ध को में अपोह हो व्यंजित गया करता ना। है। सांख्य लिख लीजिए। हाँ, बौद्ध अपोह, हाँ इसीलिए बिल्कुल। अब देखिए, शब्द और अर्थ के बीच संबंध प्राकृतिक, अनिवार्य और आंतरिक होता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है मीमांसा के लिए। तो अब देखिए दूसरा क्या है, प्रभाकर के अनुसार वैदिक या अवैदिक समस्त प्रकार का ज्ञान क्रिया को सूचित करता है। तो आंसर लगाइए आप बी और ई। देखिए एक आता है
क्या आता है? अच्छा, ये जो लास्ट है ना, अनिवार्य और आंतरिक संबंध है, ये अनिवार्य संबंध वो लोग आवाज नहीं कट मानते, कट नहीं के आई। आ रही है हाँ, आवाज कट क्या रही है? बीच बीच में सर। अच्छा, बाकी लोगों को भी? हाँ सर। सर थोड़ा सा वो बीच में किच किच टाइप आती है, जैसे बैकग्राउंड से होता है ना कुछ ऑडियो का इशू, थोड़ा बहुत। अच्छा। अब ठीक है सर, हम्म, नेटवर्क का हो सकता है बीच में प्रॉब्लम हो गया हो। हेलो। हाँ आ सर। रही है सर, आवाज बढ़िया आ रही है। हाँ ठीक है। अब ठीक है सर। ओके। सर ये यहाँ जो शब्द और ये जाति का जो संबंध है, ये किस जाति की बात यहाँ कर रहे हैं? थोड़ा सा इस जाति का अर्थ आप बताइए हमें। यूनिवर्सल, सामान्य। जैसे चलिए आगे। मनुष्य और मनुष्यत्व वाली। हाँ हाँ, वही वही वही। अब आइए यहाँ पे, हाँ वही। देखिए, यहाँ प्रभाकर के अनुसार वैदिक या अवैदिक जो ज्ञान है वो क्रिया को सूचित करता है, ये सही बात है। लेकिन अगर ऐसे पूछते कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान को क्रिया मानते हैं कुमारिल। ठीक है, एक चार्ट बना दें क्या यहाँ? ज्ञान को कौन क्या क्या मानता हाँ है, सर हालांकि ये बहुत ठीक ज्यादा रहेगा। काम है। देखिए, ज्ञान द्रव्य है, नॉलेज, चैतन्य, ज्ञान द्रव्य है। तो द्रव्य मानते हैं दो लोग, एक सांख्य और एक अद्वैत वेदांत। ये ज्ञान को द्रव्य मानते हैं अद्वैत वेदांत। ज्ञान गुण है, ज्ञान को गुण मानते हैं। अब देखिए, गुण में दो तरह के गुण माने जाएंगे, एक है एक्सीडेंटल प्रॉपर्टी, एक हो जाएगी एसेंशियल प्रॉपर्टी, आगंतुक गुण। एक्सीडेंटल को बोलते हैं आगंतुक गुण। आगंतुक गुण को कौन कौन मानता है? और स्वरूप गुण, यानी नेसेसरी परमानेंट क्वालिटी, स्वरूप गुण। स्वरूप गुण है ना? तो स्वरूप को मानते हैं जैन, रामानुज। ओके, जैन और रामानुज। आगंतुक को मानते हैं कौन? तो आगंतुक में भी दो पार्ट कर लीजिए, एक हो जाएगा भौतिकवादी मत। भौतिकवादी मत चार्वाक का, भौतिकवादी मत किसका? चार्वाक का। और एक हो जाएगा चैतन्यवादी मत, यानी कॉन्शियसनेस जो बोलते हैं, चैतन्यवादी मत। ये चैतन्यवादी मत, ये न्याय वैशेषिक प्रभाकर ये बोलते हैं ज्ञान क्या है? एक्सीडेंटल है, आगंतुक है। न्याय वैशेषिक एंड प्रभाकर। फिर ज्ञान को क्रिया बोलते हैं कौन? ज्ञान को क्रिया बोलते हैं कुमारिल। कुमारिल बोलते हैं ज्ञान क्रिया है। और ये एक हो जाएगा शून्यतावादी, मतलब ज्ञान क्या कुछ नहीं है, शून्य है। शून्यतावादी मत, शून्यतावादी मत कौन हो जाएगा? बौद्ध मत, यानी जो बौद्ध शून्यवादी हैं। तो ये आप जानते रहिए। आइए अब सर देखेंगे ये हमने न्याय बताया। वाला आया है पहले, आगंतुक न्याय वाला आया है पहले। बहुत आया है, कौन सा नहीं आया है ये बताइए, वही बताएं हम आपको कहाँ आया है। सब आया है जी सर। ना? हाँ, आइए देखिए। देखिए, शब्द और अर्थ के बीच का संबंध है, अनिवार्य है, प्राकृतिक है, ये तो मीमांसा के अकॉर्डिंग सही है। तीन लोग ऐसे हैं जो शब्द और अर्थ के बीच संबंध जो है, यानी इस शब्द को अनित्य मानते हैं। कौन कौन? न्याय वैशेषिक और जैन। न्याय वैशेषिक जैन। तो ये आपको ध्यान रखना। आंसर लगाइए बी एंड ई। आगे बढ़िए। 1 मिनट लिख लो। हाँ हाँ हाँ, कहीं छूट जाए तो रिपीट कर देंगे। सर जो यहाँ आपने वर्ण की चर्चा की, वो किस वर्ण की बात हो रही है? यहाँ रंग की बात हो वर्ण रही है क्या? मतलब, वर्ण मतलब का, खा, गा, अंगा, अच्छा लेटर्स, अल्फाबेट। अच्छा, जी सर जी, अल्फाबेट। मैं यहाँ सर दो दो अर्थों में वर्ण समझ रहा था, एक वो वर्ण व्यवस्था वाला वर्ण या एक रंग वाला वर्ण। तो सर सर हम्म, वो हाँ आगंतुक के साइड में क्या लिखा है आप?
आगंतुक में एक भौतिकवादी, एक चैतन्यवादी। भौतिकवादी में चार्वाक, चैतन्यवादी में न्याय वैशेषिक प्रभाकर। ये स्वरूप इधर इसके बगल लिखे हैं स्वरूप कौन स्वरूप, मानता है? अच्छा। जैन, जैन और रामानुज। हाँ हाँ, ये तो ठीक है। जो सर कभी एक बार ऑनलाइन क्लास में इंग्लिश वाला ऊपर कर सकते हो सर थोड़ा सा? ये शून्यवादी ज्ञान को क्या मानते हैं? मतलब वो कहते हैं शून्य है। अच्छा बहुत अच्छा। बहुत हाँ। सर ऊपर वाला दिखाइए कहाँ ले जाएगा? हाँ यहाँ कभी पे कोई सर सांख्य में क्या लिखा है आपने? सांख्य के आगे ये व्याप्ति, पता नहीं ये क्या है, व्याप्ति व्यक्ति कुछ। इंडिविजुअल, सांख्य कहता हाँ, है वर्ड वर्ड इंडिकेट इंडिविजुअल, वर्ड इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है, व्यक्ति। जी सर। और ये चलिए, बौद्ध वाला? बौद्ध किसी को नहीं। ओके ओके। कभी ऑनलाइन कोई देखें तो वहां ही इतना टाइम रुक रहे हैं तो आप भी नोट कर लीजिएगा ना, ये बार बार पूछा जाता है। आइए आगे बढ़े। हाँ सर। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रकृति? क्या होगा? कौन से कथन प्रकृति के अस्तित्व को पुष्ट नहीं करते? देखिए जरा। Evolution means manifestation of the implicit as the explicit। विकास का अर्थ है अनभिव्यक्त का व्यक्त होना। जो एक्सप्लिसिट था, जो अंतर्निहित था, व्यक्त नहीं था, वो व्यक्त हो गया। बिल्कुल सही बात है। इसी को बोलते हैं सत्यतः प्रवृत्तेश। जैसे जब हम पढ़ते हैं प्रकृति के अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए प्रमाण भेदा नाम परिमाणात समन्वयात सत्यतः प्रवृत्तेश कारणकारी विभागात अविभागात वैस्वरूपस्य, तो ये क्या है? सत्यतः प्रवृत्तेश, यही है। ओके। फिर क्या है? द यूनिटी ऑफ द यूनिवर्स पॉइंट टू अ सिंगल काज। ब्रह्मांड में एकता किसी एक कारण का निर्देश करती है। ये बोलते हैं इसको अविभागा द्वैत। अविभागा द्वैत। नेक्स्ट क्या है? द फाइनाइट कैन नॉट बी द कॉज ऑफ द यूनिवर्सल। ब्रह्मांड का कारण फाइनाइट ससीम नहीं हो सकता। द इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट अनलिमिटेड इज द सोर्स ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मांड का स्रोत अनंत स्वतंत्र और असीमित है ना। इसको बोलते हैं भेदा नाम परिमाणात। भेदा नाम परिमाणात। नेक्स्ट देखिए, ऑल ऑब्जेक्ट आर कंपोज्ड ऑफ 3 गुण। सभी चीजें 3 गुणों से बनी हैं। and it logically presuppose the existence of an entity that is लास्ट वाला होगा, witness to them। हाँ डीई होगा सर। हाँ, इसका आंसर डीई होगा। बहुत बढ़िया। ये प्रकृति के अस्तित्व को सिद्ध नहीं करते। इसका मतलब है ना त्रिगुणादि विपर्याद। त्रिगुणादि ये है त्रिगुणादि विपर्याद, मतलब ये पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करता है ना। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्याधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थ प्रवृत्तेश, ये पुरुष को सिद्ध करता है। देखिए नेक्स्ट, ऑल कंपाउंड ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रकृति। ओ गलत बात। सभी संघात वस्तुएं प्रकृति के लिए विद्यमान है, प्रकृति के लिए नहीं, पुरुष के लिए। विद्यमान है। हाँ, तो हिंदी में देखिए आंसर हो जाएगा डी एंड ई। सर ऑप्शन डी को एक बार बता दीजिए ना। ये तो प्रकृति का 3 गुण है ना। डी को देखो लिखा है सभी 3 वस्तुएं गुणों से निर्मित हैं, अतः यह प्रापेक्षा बनती है कि कोई ऐसा है जो इन तीनों गुणों से अलग है, इन तीनों गुणों से का साक्षी है। जब पुरुष के वो अस्तित्व पुरुष को हो जाएगा। पुरुष के अस्तित्व को जब पढ़ते हैं त्रिगुणादि, तो उसमें जो हाँ इस पे बोले हम कुछ। हाँ बोलिए 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 हाँ बोलिए। सर,
हाँ देखो, साक्षी का अस्तित्व का मतलब सिंपल सा होता है पुरुष। तो पुरुष का अस्तित्व ये कहना प्रागपेक्षा बनती है, यानी पूर्व कल्पना बनती है कि तीनों वस्तुओं में गुण, वस्तुएं जो है गुणों से निर्मित है, ये बात सही है। वस्तु या प्रकृति गुणों से निर्मित है, ये बात तो सही है। लेकिन इस पूर्व कल्पना नहीं आधारित है कि साक्षी के अस्तित्व के कारण ऐसा है। दोनों का अलग अलग अस्तित्व है, पुरुष का प्रकृति का दोनों का अलग अस्तित्व है। ये बात हाँ समझ में सर। आई? हाँ सर। ठीक, वही बात कह रहा है। मतलब वो तीन गुणों का, यदि तीन गुण हैं, तीन गुणों का संघात होता है तो किसी तीसरे के, किसी दूसरे के लिए होता है। वो तीन गुणों से परे है, और वो तीन गुणों से बियॉन्ड थ्री गुण कौन है? वो पुरुष है। तो सांख्य दर्शन में पुरुष क्या है? त्रिगुणातीत है और चेतन है ना। ये पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए दिया जाता है, और इसी को आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जैसे हम पुरुष के अस्तित्व को जब सिद्ध करते हैं संघात परार्थत्वात्, ये हो गया प्रयोजन मूलक टेलियोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जो त्रिगुणात् विपर्याद, इसको बोलते हैं लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। जो अधिष्ठानात् है वो बोलते हैं मेटाफिजिकल आर्ग्यूमेंट। भोक्तृभावात् है वो है एथिकल आर्ग्यूमेंट। और जो कैवल्यार्थ प्रविशेष है वो मिस्ट्रिकल आर्ग्यूमेंट, रहस्यवादी तर्क। तो वो पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए है। तो फिलहाल आंसर फोर्थ लगाओ। किसी ऑप्शन यस। में अगर हाँ ना समझ आए तो और बता देंगे। बाकी ये आप सबका मीनिंग अलग अलग जानते रहे अलग से। Consider the following about text of Indian philosophy and identify the correct items. करेक्ट आइटम को बताइए। लौकिको मार्गो अनुसर्तव्य है is the view seconded by जयरासी। लौकिको मार्गो अनुसर्तव्य विचार का जयरासी ने समर्थन किया। जयरासी कौन है? जरासी भट्ट। किस दर्शन के हैं? न्याय। ओहो, आज प्रलय आज आ जाएगी अगर ऐसा बोल दोगी तो। मतलब हाँ, सृष्टि खत्म हो जाएगी। चारवाक। सत्यपाल सिंह इनका बुक है ना सर? लौकिक मार्ग, यानी ये जो लौकिक मार्ग अनुसरण करने के योग्य है, कोई स्वर्ग नरक नहीं है। जो कुछ भी है अभी व्यवहार में इस लोक में वही सत्य है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, तत्वोपलव सिंह एक वैतंडिक ग्रंथ है। इन्हीं का जयरासी भट्ट का ही है तत्वोपलव सिंह। वैतंडिक मतलब वितंडा फैलाने के लिए। हम लोग न्याय दर्शन में पढ़े हैं प्रमाण कितना 16 पदार्थ, प्रमाण प्रमेय संशय परिजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा। वितंडा मतलब क्या होता है कि कोई अपने जीतने के उद्देश्य से नहीं किया जाता, इसका एकमात्र उद्देश्य है विरोधी का खंडन करना। तो तत्वोपलव सिंह का उद्देश्य क्या है? विरोधियों का खंडन करना। तो ये एक तरह से वैतंडिक ग्रंथ है। ये भी सही हो गया। ठीक। वैदल्य सूत्र न्याय सूत्र की स्थापनाओं का समर्थन करता है। इसका बताइए, करता है कि नहीं? वैदल्य सूत्र किसका है? सर ये तो विरोध करता है ना? नागार्जुन। किसका है? हाँ, नागार्जुन का। बहुत बढ़िया, ये नागार्जुन का है। अब आइए नागार्जुन का। देखिए, नागार्जुन ने कुछ तर्क समुच्चय लिखे, कुछ स्तवन समुच्चय लिखे, कुछ उपदेशात्मक समुच्चय लिखे। तो जो 6 तर्क समुच्चय हैं नागार्जुन के, 6 तर्क समुच्चय कौन कौन है? एक है मूल माध्यमिक कारिका, आप जानते हैं मूल माध्यमिक कारिका। दूसरा है रत्नावली। तीसरा है विग्रह व्यावर्तिनी। चौथा है शून्यता सप्तति। पांचवा है वैदल्य सूत्र, जो लिखा है वैदल्य सूत्र नागार्जुन का, वैदल्य सूत्र। छठवां है युक्ति षष्ठिका।
देखिए संस्कृत में इसी को खष्टिका पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे षष्टिका। तो ये 6 हैं। तो आंसर देखिए कह रहा है वैदल्य सूत्र न्याय का समर्थन करता है। देखिए न्याय और बौद्ध में बहुत भयंकर लड़ाई रही है ना, समर्थन बिल्कुल नहीं करेगा। आंसर हो जाएगा ए एंड बी। सर एक बार अब 1 आइए, नंबर बता दीजिए ना, क्या लिखा है? मूल माध्यमिक कारिका, मूल माध्यमिक कारिका। आइए, अगर ये सब आप ग्रंथ के नाम है, क्या सफेदी, ये सब ग्रंथ के नाम है जो लिखे हैं, हाँ वैदल्य हाँ 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 सूत्र। हाँ हाँ, इनके ग्रंथ के नाम है ये नागार्जुन के कहाँ 6। ये आपको कहाँ मिलते हैं? हाँ हमसे मिलते नहीं कहीं। हाँ सर, वैसे सवाल में दम है क्योंकि पूछने लायक है ये। अब देखिए अगर आप सर का देखिए इतना इस समय अनुभव का निकल गया है तो ये सब चीजें पहले से खंगाल कोई समय रखी में सर। नहीं निकला है, ऐसी कोई बात नहीं है ना, इतना पसंद चलिए दिए हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा ही। आइए देखते हैं, ये अगस्त में पेपर हुआ था। अगर आप देखेंगे तो इसके एक पहले जून में पेपर हुआ था राजस्थान का। कभी कोई पेपर हो आसपास तो आप उसको देख जाइए। तो राजस्थान में एक क्वेश्चन आया था, अगर हम आप उसको बताएं तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। उसमें लिखा है कि न्याय दर्शन के पदार्थों का सूत्रानुसारी खंडन प्राप्त होता है किस ग्रंथ में? द एपिस्टेमिक कैटेगरीज ऑफ न्याय फाइंड अ सूत्र बाय सूत्र रिफ्यूटेशन इन विच टेक्स्ट? किस सूत्र में न्याय के पदार्थों का खंडन मिलता है? तो आंसर था वहां वैदल्य सूत्र। क्या था? हाँ, वैदल्य वैदल्य। सूत्र। अब आप ये देखिए तो यहाँ कह रहा है समर्थन करता है, सपोर्ट करता है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? वहां पे लिखा रहा है खंडन करता है, तो इसलिए ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो आंसर हो गया ए और बी, है ना। वैसे तारीफ के लिए आप सभी का शुक्रिया। आगे बढ़े। जी स्वयं सर। तारीफ। हाँ आपकी तारीफ के लिए तो न कलम इतनी है न स्याही इतनी है, जितनी करी जाए। आइए अनुभव ये बोलता है क्वेश्चन सर, अनुभव बोलता है। चलिए मान लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है? विज्ञानवाद वादी बुद्धिज्म बिलीव इन स्वतः प्रकाशवाद। विज्ञानवाद बौद्ध मत स्वतः प्रकाशवाद को मानता है। बुद्धिस्ट रिजेक्ट प्रमाण संप्लव। प्रमाण संप्लव किसका है? न्याय। न्याय। तो रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो जाएगा। न्याय एड्रेस होना चाहिए ना, एड्रेस टू पर प्रकाशवाद। न्याय पर प्रकाशवाद का अनुसरण करता है, ठीक है। देखिए लास्ट देखिए, फॉर वैभाषिक, वैभाषिक के लिए परसेप्शन एज अ सोर्स ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। प्रत्यक्ष बाह्य जगत के ज्ञान का स्रोत है। फिर लिखा है कैन नॉट बी कंसिलेटेड विद क्षणिकवाद, जिसका समन्वय क्षणिकवाद के साथ नहीं किया जा सकता। तो क्षणिकवाद तो इन्हीं का है ना, बुद्धिज्म का ही, तो ये मोमेंटरीनेस। वाला गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा। हाँ, बाकी सब सही हो जाएगा। देखिए कौन से कथन असत्य हैं, लिखा है वैभाषिक के अनुसार बाह्य जगत के ज्ञान के स्रोत के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण का समन्वय क्षणिकवाद के साथ नहीं किया जा सकता। देखिए जो मूल बौद्ध में है जो बातें, वो बातें मैक्सिमम 99% है कि वो बाद में कोई रिजेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो फिर अपने जड़ को कोई नहीं काटेगा ना। तो क्षणिकवाद को बौद्ध दर्शन में वहां फिर बोला गया है अनिच्छा, अनित्य, इम्परमानेंस, अनिच्छा। बौद्ध दर्शन बुद्धि पाली में कहेंगे अनिच्छा। तो ये क्षणिकवाद के साथ नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, तो ये गलत है, बाकी सब सही है। और अभी यहाँ पे देखिए सर कोई बाह्य बाह्य जगत की जगह आंतरिक जगत देता तो भी वो गलत होता।
बिकॉज क्षणिकवाद दोनों के साथ डील करता है। हाँ, इनके लिए ये सबकी सत्ता मान लेते हैं, राइट। कि इसीलिए इनको सर्वास्तिवाद कहा गया है। ये शंकर अपने ब्रह्मसूत्र भाष्य में इनको सर्वास्तिवाद, सर्वम अस्ति, सब कुछ मानने वाले कहा कहते हैं। देखिए ये आंसर है, ये जो लगा है ना, ये हम नहीं लगाए हैं ना, फिलोसफी वर्च्यू का कोई मेंबर भी नहीं लगाया है, कभी गलती से ये मत करिएगा ना, ये पता नहीं किसने लगाया है, तो ठीक है। आइए, आइडेंटिफाई द कंसिस्टेंट आइटम्स विद वेदांतिक व्यू ऑफ परसेप्शन। केदारी कुल्य न्याय, वेदांत मत के प्रत्यक्ष के संदर्भ में संगत कथनों की पहचान करिए। देखिए क्या हो सकता है। केदारी कुल्य न्याय ये क्या है? अभी तो हम लोग एक जगह देखे थे मत्स्य न्याय ना, केदारी कुल्य न्याय क्या होता है? सर इसमें सर मैंने कहीं देखा था कि खेत में कुछ पाइप से लगे थे और उसमें पानी जा रहा था क्यारियों में, कुछ ऐसे। मतलब इससे वही है। रिलेटेड मैंने जो सर्च किया था कुछ आयुर्वेद क्यारी में की। 4 तरह के न्याय की बात हुई है। क्षीर दधी न्याय मतलब दूध दही का न्याय, केदारी कुल्य न्याय, खले कपोत न्याय, एक काल धातु पोषण न्याय। तो आपको वो सब नहीं जानना है, आयुर्वेद में भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पे केदारी कुल्य जानना है। केदारी कुल्य का मतलब ये होता है कि जिस प्रकार तालाब, कुएं आदि से सिंचाई हेतु निकला हुआ जल नाली में जाकर नाली का आकार ग्रहण कर लेता है, केदारी कुल्या। केदारी मतलब होता है नाली, और कुलिया मतलब क्यारी, है ना, जिस खेत में जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उस जिसमें जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है ना। और खेत जब त्रिकोण रहता है, त्रिकोण गोल रहता है तो गोल। उसी प्रकार कहते हैं, उसी प्रकार तेजस तेजस अंतःकरण भी नेत्र इंद्रियों के द्वारा निकलकर पुस्तक आदि देश में जाकर, मतलब जिसपे भी पड़ता है, घट पर पड़ता है तो घटाकार हो जाता है। तो यही है केदारी कुल्य न्याय, मतलब हमारा अंतःकरण जिसको देखता है उसी के आकार का हो जाता है। वेदांत की भाषा में इसको बोलते हैं अंतःकरण की वृत्ति। अंतःकरण की वृत्ति, तो ये तो बिल्कुल सही। अब दूसरा देखिए, अतीन्द्रिय ज्ञान वृत्ति चैतन्य से संबंधित है। और नेक्स्ट है प्रमात्र चैतन्य विषय से संबंधित है। देखिए सर हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन कहाँ से आया? फर्स्ट ऑप्शन आया, केदारी मतलब होता है नाली, कुल्या मतलब होता है क्यारी। तो हमारा अंतःकरण जब तेजस निकलता है ना, तो जिस चीज को देखता है हमारी चेतना उसी के आकार की हो जाती है। तो वही है केदारी कुल्या न्याय। जैसे पानी अगर बोतल में रखो तो बोतल के आकार का हो जाएगा, है ना, हाँ जिसमें रखो उसी के आकार का हो जाएगा। वैसे यहाँ भी हमारी तेजस है, हमारा अंतःकरण है, वो भी उसी तरह का हो जाता है। तो ये बात बोलते हैं कौन? धर्मराजा धुरेंद्र। तो ये सही है। हाँ सर। हाँ, अब देखिए धर्मराजा धुरेंद्र 3 तरह के चैतन्य की बात करते हैं। एक बोलते हैं प्रमार्थ चैतन्य, प्रमार्थ चैतन्य। दूसरा बोलते हैं प्रमाण चैतन्य, प्रमाण चैतन्य। और तीसरा बोलते हैं विषय चैतन्य। हाँ चलिए, प्रमाण चैतन्य, तीसरा बोलते हैं विषय चैतन्य। ये जो प्रमात्र चैतन्य है, ये सब्जेक्ट से यानी सब्जेक्ट यानी क्या, अंतःकरण से रिलेटेड होता है।
और जो विषय चैतन्य होता है, विषय चैतन्य ऑब्जेक्ट से, जैसे घट, पेन, पेंसिल, ना, इनसे संबंधित होता है, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो देखिए पहला तो सही था। तीसरा देखिए, परमार्थ चैतन्य इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ये सही हो जाएगा ना, आंसर ए सी है, बाकी और भी बात करते हैं। देखिए जैसे जो सब्जेक्ट है वो कहेगा आई एग्जिस्ट, इसके आगे चाहे तो लिख लीजिए आई एग्जिस्ट, मेरी सत्ता है। जो प्रमाण चैतन्य है ये कहेगा आई नो, मुझे पता है। और विषय चैतन्य है आई एम ब्लेस्ड, मैं धन्य हूं। मतलब ये किसी ऐसी चीज की ओर इंडिकेट कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट की तरफ, एक अलग सी चीज ले दे रहा है। तो अब कुछ और देखिए क्या होता है। अंतःकरण की वृत्ति से घिरा हुआ चैतन्य प्रमाण चैतन्य है, ये तो हम लोगों ने देख लिया अंतःकरण से। और प्रमात्र चैतन्य क्या होता है, अंतःकरण से घिरा हुआ, यहाँ वृत्ति नहीं रहेगी। तो ये नेक्स्ट क्या है, प्रमात्र चैतन्य इज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। जब हमने देख लिया ये सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ऑब्जेक्ट से तो हो ही नहीं कर सकता, ये विषय चैतन्य से, तो ये बिल्कुल ये ऐसे ही गलत हो जाएगा लास्ट वाला। दूसरा है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज रिलेटेड टू वृत्ति चैतन्य, अतीन्द्रिय ज्ञान वृत्ति चैतन्य से संबंधित है। तो वृत्ति चैतन्य से संबंधित, हाँ ये मतलब बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ जो हाँ हाँ हाँ। ट्रांसेंडेंटल नॉलेज बोल रहा है ना, ये ब्रह्म के बारे में बोल रहा है, ये बता दीजिएगा। मतलब से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो कि ये क्या बोल रहा है। हाँ सही बात है, ये ब्रह्म है। ब्रह्म है, देखिए तो ब्रह्म तो स्वरूपतः चैतन्य है, निरुपाधिक है, तो उसके तीन तरह के चैतन्य कहाँ से हो गए ना, तो कहते हैं जब उपाधियों के घेरे में आ जाता है चैतन्य तो तीन रूपों में प्रकट होता है। तो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वो निरुपाधिक है, वो अनकंडीशनल है, बाकी ये तीनों कंडीशनल हैं। तो रिलेटेड टू वृत्ति चैतन्य, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, ये अनकंडीशनल है, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो आंसर ए सी हो जाएगा। कौन सा बढ़िया बात पकड़ी। सर वो बी वाला फिर हम्म, से बताइए, सुनाई नहीं दे। बी सर वाले में इस ये वाले है कि क्वेश्चन में सर इस वाले क्वेश्चन में बी को एलिमिनेट करना मुश्किल सर लगता है। नहीं आप नहीं, थोड़ा इसको अच्छे ट्रांसेंडेंटल से नॉलेज मतलब ब्रह्म है। ठीक है, जो ब्रह्म है वो अनकंडीशनल है, वो निरुपाधिक है, वो किसी से रिलेटेड वगैरह नहीं है। जब कंडीशनल हो जाती है हमारा चैतन्य, जब कंडीशनल हो जाता है, उसमें उपाधि के घेरे में आ जाता है, तब तीन रूपों में प्रकट होता है, ये प्रमात्र चैतन्य, प्रमाणी चैतन्य और विषय चैतन्य। तो वृत्ति चैतन्य जो है वो हमने देखा कि वृत्ति चैतन्य इससे संबंधित है, प्रमात्र चैतन्य से। ट्रांसेंडेंटल तो ब्रह्म है। जी। अभी सर समझ में नहीं आया क्या? कहाँ से आया? आदित्य, हाँ दिक्कत हो इसमें, समझ में आया कि नहीं समझ में आया ये बताइए। मतलब हाँ सर, ऐसे ऐसे लगा, लेकिन और कुछ जानने को बता दीजिए। अरे नहीं देखो, आवाज मेरी जा रही है क्लियर भानु जी? हाँ हाँ सर। हाँ देखो वृत्ति का मतलब होता है ये यही जो जगत है, ये जगत, ये जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, वृत्ति का मतलब यही होता है। ये मतलब कुल मिला के सिंपल सा मतलब था विकार। विकार कहाँ उत्पन्न होता है? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज में विकार उत्पन्न नहीं होता, प्रॉब्लम्स उत्पन्न नहीं होते। सारे जो भी प्रॉब्लम्स उत्पन्न होते हैं ये आपके इसी जगत में उत्पन्न होते हैं। तो वृत्ति को कहा जाता है, ये जो एक्टिविटी हम इस जगत पर करते हैं उसी को वृत्ति कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। बस तो यही बात है। तो इसलिए कह रहा है कि जो वृत्ति है वो चैतन्य, ट्रांसेंडेंटल वृत्ति चैतन्य नहीं है, ये गलत बात है ना। ट्रांसेंडेंटल तो ट्रांसेंडेंटल है, हाँ इस सर। जगत से परे। हाँ ठीक। बहुत बढ़िया। पवन सर संकट मोचन है, वैसे हनुमान जी को कहा जाता था, हनुमान जी के पिताजी थे पवन, पवन पुत्र, खैर तो वही। आइए देखिए, ये योर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म हाइना टू योर फ्रेंड बाय गिविंग इट्स डिस्क्रिप्शन सिंस यू आर क्विट फेमिलियर विद हाइनास। देखिए हिंदी में, आप अपने मित्र को लकड़बग्घा शब्द का वर्णन बताते हुए समझाते हैं क्योंकि आप इसे काफी परिचित हैं।
आप दोनों जंगल में जाते हैं, एक प्राणी देखते हैं, आपका मित्र आपके द्वारा बताया गया वर्णन याद करता है और इसकी तुलना और इसकी उस प्राणी से तुलना करता है और जान जाता है कि हाँ यह लकड़बग्घा है। इस स्थिति में आपका ज्ञान कि यह लकड़बग्घा है कौन सा प्रमाण है, क्या होगा? सर इसको सर ऊपर ऊपर पढ़ने से लगता है कि अनुमान कर रहा है, लेकिन जब बहुत अच्छे से समझते हैं तो प्रत्यक्ष करेगा। देखिए ऊपर ऊपर से भी समझ लेना है, नीचे नीचे से भी समझ लेना है, मतलब दोनों तरफ से ना, ऊपर अंदर वहां सब। देखिए देखिए जैसे कह रहा है एक आपका ज्ञान है, ये आप हैं, ये आप हैं, आपको कैसे बनाए, मान लीजिए ऐसे बना, ये आपका मित्र है ना। तो कह रहा है आप अपने मित्र को लकड़बग्घा शब्द का वर्णन बताते हुए समझाते हैं कि आप इससे परिचित हैं, आप इसको जानते हैं पहले से, लेकिन आपका मित्र नहीं जानता। आपके मित्र के लिए ये उपमान है, लेकिन कह रहा है कि इस स्थिति में आपका ज्ञान कि यह लकड़बग्घा है, तो आप तो पहले ही से जानते हैं ना, तो प्रत्यक्ष करेंगे। नहीं समझ आया तो फिर से बताएं। बिल्कुल सर। हाँ तो ठीक, आगे बढ़ेगा। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए थोड़ा। पढ़िए, देखिए क्या, पढ़िए क्वेश्चन। देखिए आप अपने मित्र को लकड़बग्घा शब्द का वर्णन बताते हुए समझाते हैं कि आप इससे काफी परिचित हैं, आप लकड़बग्घा को जानते हैं कैसे होता है। दोनों जंगल में जाते हैं और आपका मित्र आपके द्वारा बताए गए लकड़बग्घा को जान लेता है और वो तुलना करता है। तुलना मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन मतलब उपमान। तो जो मित्र का ज्ञान है वो उपमान है, आप पहले से लकड़बग्घा जानते हैं। अंकित कभी वो देखे हैं, क्या देखे हैं, मान लीजिए गाय देखे हैं, गाय, यस सर, यस सर। आपके सामने गाय आ गई, तो आपको गाय का ज्ञान प्रत्यक्ष से हो रहा है कि अनुमान से? प्रत्यक्ष सर। तो वही तो ये भी कह रहा है कि आप पहले से बगैर लकड़बग्घा को जानते हैं, लकड़बग्घा सामने है, तो कैसे जानेंगे? प्रत्यक्ष से ही जानेंगे ना। यस सर। नहीं, यस सर। वही तो। आइए ये पढ़िए। इनकरेक्ट बताना है। For Leibniz, our ideas of space, figure, motion have their origin in the common sense, in the mind itself. Leibniz के लिए देश, आकृति, गति के हमारे विचारों का उद्गम सामान्य अर्थ में मन से ही है। मन यानी वही चिदम ना, चिदम क्या है? मिरर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। गलत बताना है। देखिए फॉर स्पिनोजा थॉट एंड एक्सटेंशन आर सेपरेट सब्सटेंस। स्पिनोजा के लिए ये अलग अलग पदार्थ हैं, थॉट एंड एक्सटेंशन ये सब्सटेंस नहीं है। थॉट एंड एक्सटेंशन ये एट्रीब्यूट हैं, सेपरेट, उनके लिए तो पदार्थ एक ही है, अद्वैत हैं शंकर की तरह। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, अकॉर्डिंग टू हीगल concrete universal notion of is the synthesis of opposites ना, वही पक्ष विपक्ष समपक्ष। हीगल के अनुसार विरुद्धों का सामंजस्य ठोस सार्वभौमिक अवधारणा है, ये भी सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कांट all synthetic judgment give us genuine knowledge। सिंथेटिक आप राइट जजमेंट, केवल सिंथेटिक नहीं, केवल सिंथेटिक तो अनुभववादियों का हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत। देखिए अकॉर्डिंग टू बर्कले द आइडिया ऑफ सोल कैन बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एक्ट। हमें आत्मा का ज्ञान, आत्मा का विचार इसके कृत्यों के द्वारा होता है। हम लोग बताए हैं, जानते हैं कि आत्मा का ज्ञान, देखिए दूसरे की आत्मा का ज्ञान बाय रीजन, बाय इंटेलेक्ट, बाय अनुमान, चाहे जो लगा दीजिए ना। रीजन फ्रैंकली में लिखा है, इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट आया हुआ क्वेश्चन है, अनुमान एच.एस. उपाध्याय सर की बुक में लिखा है। अपनी आत्मा का ज्ञान बाय नोशन, अपनी आत्मा का ज्ञान नोशन से होता है, तो ये एक्ट वगैरह से नहीं। ये आंसर भी गलत हो जाएगा। आंसर क्या गलत हो गया? बी वाला गलत है, डी और ई गलत है ना। आंसर हो जाएगा लास्ट वाला, देख लीजिए।
आत्मा का विचार कैसे आता है? कृत्यों से नहीं आता, रीजन से, नोशन से आता है। आइए उन्हें, आइए, ये कौन बताएगा? एम्पिरिकल, पॉजिटिविस्टिक, एग्नोस्टिक, ह्यूमनिस्टिक। ए का सर सेकंड हो जाएगा। डी का थर्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए, हाँ, एक सेकेंड। इंपेरिकल क्या होता है? आवर नॉलेज हैज इट्स सोर्स इन एक्सपीरियंस। हमारे ज्ञान का स्रोत अनुभव है। एक सेकेंड में लिए, ओके। पॉजिटिविस्टिक बोलते हैं कि हमारा ज्ञान समृद्धि के संसार तक सीमित है। पॉजिटिविस्टिक, आवर नॉलेज इज लिमिटेड टू द वर्ल्ड ऑफ फिनोमेना। जहां तक हमारा अनुभव होता है वही जो जिसको हम सत्यापित कर सकते हैं। तो ये बी का पहला मिलाइए। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक बोलेंगे कि वी थर्ड हो नो जाएगा। नथिंग ऑफ द अल्टीमेट्स। हाँ, एग्नोस्टिक बोलेंगे कि हम अंतिम ज्ञान के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके, एग्नोस्टिक कौन है? कांट। और ह्यूमनिस्टिक बोलेंगे कि ह्यूमन मेंटल वर्ल्ड इज द ओनली लेजिमेट स्फेयर ऑफ साइंस एंड इंक्वायरी। मानव मानसिक संसार विज्ञान और प्रेक्षा का एकमात्र वैध क्षेत्र है। ये तो, ये देखिए, तो आंसर आप लगाइए कौन सा? फोर्थ, बाकी सब सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम। ये पर्टिकुलर जजमेंट, इनफाइनाइट जजमेंट, हाइपोथेटिकल जजमेंट, एपोडिक्टिक जजमेंट, ये कांट का जो 12 कैटेगरीज है ना, उसी से हैं। कौन सा? हम्म, इसमें सर मुझे एक एक नजर आ रहा है, बी का थर्ड, इनफाइनाइट जजमेंट, माइंड इज अनएक्स बी का थर्ड, बस ये तो इनफाइनाइट। हाँ, इनफाइनाइट जजमेंट, देखिए सही बोले हैं। अनंत परामर्श यानी इनफाइनाइट जजमेंट, बी को थर्ड मिलाइए। मन अविस्तारित है, मन, माइंड इज अनएक्सटेंडेड, ओके। और ए का 4, विशेष, विशेष मतलब पर्टिकुलर जजमेंट। पर्टिकुलर जजमेंट, कुछ पशु शाकाहारी फोर्थ हो होते जाएगा। हैं। यस, सम एनिमल्स आर हर्बीवोरस, ओके। ए का 4, बी। सी का सेकंड, परिकल्पित, इसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल, यदि हवा गर्म है तो थर्मामीटर ऊपर जाता है। इफ द एयर इज वार्म द थर्मामीटर राइजेस, ओके। सुनिश्चित, सुनिश्चित को बोलते हैं एपोडिक्टिक। एपोडिक्टिक को मिलाइए, प्रत्येक कार्य का कारण अवश्य होता है। एवरी इफेक्ट मस्ट हैव अ कॉज। आंसर लगाइए 4। ये कांट की 12 कैटेगरीज से क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। The crux of Kant's transcendental methods lies in argument that it leads. कांट की अतीन्द्रिय विधि का आसार इस तर्क में है। देखिए, इसका दूसरा होगा, अनुभव से उसकी आवश्यक पूर्व मान्यताओं की ओर ले जाता है। सर देखिए, ये पेपर जिसका है ये सारे ऑप्शन एक क्यों टिक लगा देते हैं? हाँ, ये पेपर किसी का नहीं है, ये पेपर यूजीसी का है ना। इसीलिए माइनस मार्किंग नहीं है ना, इसीलिए। तो देखिए, इसका कांट के लिए ना, अनुभव से नेसेसरी प्रोपोजिशन की ओर हम चलते हैं, तो इसीलिए इसका दूसरा आंसर हो जाएगा। जो ट्रांसेंडेंटल मेथड है, इसमें हम अनुभव से शुरुआत करते हैं और यह खोजते हैं कि ऐसे कौन सी पूर्व शर्तें हैं जो अनुभव को संभव बनाती हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो अनुभव को संभव बनाती हैं? तो ये हो जाएगा दूसरा। अनुभव से उसकी आवश्यक पूर्व मान्यताओं की ओर ले जाता है ना। जैसे स्पेस एंड टाइम, ये अनुभव करते हैं तो स्पेस एंड टाइम क्या है? उसके पहले की चीजें हैं। आइए,
रेने डेकार्त के संदर्भ में मैं जानता हूँ कि मुझे साफ साफ और स्पष्ट तरीके से सत्य का बोध होता है, क्योंकि ईश्वर विद्यमान है और वह छल नहीं करेगा ना। ये कहते हैं ईश्वर है ना, मैं जानता हूँ ईश्वर है और इसलिए वो छल नहीं करेगा। फिर दूसरे में कहते हैं मैं जानता हूं कि ईश्वर विद्यमान है और वह छल नहीं करता, क्योंकि मुझे सत्य का साफ साफ और स्पष्ट बोध है। ये तो वही हुआ ना, तुम्हारा घर कहाँ है? गंगा जी के सामने। गंगा जी कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो क्या हो जाएगा? सर्कुलर हो जाएगा ना, देखिए। हाँ सर, सर्कुलर रीजन। सर्कुलर रीजनिंग, चक्रीय नहीं। देखिए वही तो बात है ना, समझ आ गया, सिंपल सी बात है। पहले कह रहे हैं कि मुझे साफ साफ और स्पष्ट तरीके से सत्य का बोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर है। फिर दूसरे में कह रहे हैं ईश्वर है इसीलिए मुझे साफ साफ और सत्य का स्पष्ट ज्ञान होता है। तो खैर माफ कर दीजिए इनको, कर दें। देखिए, अकॉर्डिंग जॉन लॉक, समटाइम्स द माइंड perceives the agreement or disagreement of two ideas by direct inspection without the intervention of any other ideas. Such knowledge is called. क्या होगा? सेकेंड होगा क्या? थर्ड होगा होगा। सर, अंतर्बोध। हाँ हाँ, थर्ड होगा ना, इंट्यूटिव। इंट्यूटिव नॉलेज। देखिए इसमें लॉक के अकॉर्डिंग तीन तरह के ज्ञान है ना, एचडीआई। सेंसिटिव नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज और इंट्यूटिव नॉलेज। सेंसिटिव नॉलेज से हमें वर्ल्ड क्या, हाँ वर्ल्ड का ज्ञान होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी ईश्वर। हाँ, इंट्यूटिव इंट्यूटिव के सेल्फ। सेल्फ। यस, गुड। सर सबसे तो हाईएस्ट वाला हाँ, कौन सा है? अरे हाईएस्ट में ही लिखे हैं एचडीआई, नहीं ऐसे नहीं नीचे जाओ हाईएस्ट। नहीं नहीं, वो नहीं बोल रही, मतलब आपको मैं पूछ रही हूँ। तो मैं आपको बता रही नहीं रहा हूँ कि इंट्यूटिव हाईएस्ट नॉलेज है। हाँ वही तो। ये स्वतः सेल्फ एविडेंट है, ये हाईएस्ट नॉलेज है, इसीलिए हम लिखे हैं। बुक में ऐसे नहीं लिखा, बुक में लिखा है पहले एस, फिर आई फिर डी, ऐसे। तो आप ये याद रखिए, सेंसिटिव नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेटिव नॉलेज, इंट्यूटिव नॉलेज। ओके। हाँ सर, एक इस वजह से ये भी कारण रहा है उसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि उसके ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म को ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्टिव रियलिज्म बताया गया था। हाँ बस वादी, ठीक। है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेने डेकार्ट डिफेंड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय पोजिंग फॉलोइंग आर्गुमेंट्स। कह रहे हैं रेने डेकार्ट निम्न तर्कों के माध्यम से बाह्य जगत की रक्षा करते हैं, संरक्षा करते हैं। पहला क्या है? बिलीफ इन एन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट नेचुरल। सॉरी, हाँ नेचुरल ही तो है। बाह्य जगत में विश्वास रखना स्वाभाविक नहीं है। कौन से तर्कों से वो बाह्य जगत की रक्षा करते हैं? तो वो स्वाभाविक नहीं, डाउट रखते हैं ना, तो ये तो नहीं है। दूसरा है मनस प्राथमिक रूप से उसी के प्रत्यय हैं। मनस क्या? द माइंड इज प्राइमरली इट्स conceptions. Imagination and perception do not depend just on conception. कल्पना और प्रत्यक्ष मात्र प्रत्यय पर निर्भर नहीं है। देखिए पहला ही हटा दीजिए ना, बिलीफ इन एन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट नेचुरल, वो स्वाभाविक नहीं है। तो हमारे सामने है तो स्वाभाविक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। जब ए को हटा देंगे ना तो आंसर आपको मिल जाएगा ये दूसरा, बी सी डी ई। बाकी का देख लीजिए। क्या है? कल्पना और प्रत्यक्ष की परिघटना की व्याख्या करने के लिए बाह्य जगत में विश्वास आवश्यक है।
तभी तो हम इमेजिनेशन कर पाएंगे। सभी प्रकार से पूर्ण ईश्वर का अस्तित्व बाह्य जगत की सर्वाधिक निश्चित गारंटी है। पूर्ण, और ये कौन सा आर्गुमेंट हो गया? पूर्ण ईश्वर ओंटोलॉजिकल में। तो आंसर बी सी डी ई, ठीक है। पहले इंग्लिश वाला में समझ में आ गया ना ऑप्शन? हाँ बता दीजिए। नहीं अगर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूछ रहे हैं नहीं आपसे। नहीं सर, बता दीजिए। अरे चलो, हमें आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ हाँ सर। देखो ये कह रहा है ना कि बिलीव इन एन एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट नेचुरल, इट इज नेचुरल। जब ये कहते हैं कि तीन तरह की सत्ता है, दो तरह के, माइंड एंड बॉडी, तो जो बॉडी है ना वो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये नेचुरल है। और नेचुरल का सिंपल सा फॉर्म यही होता है कि देयर इज जो एग्जिस्टेंस है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। एग्जिस्टेंस क्या है? जैसे नेचुरल बॉडी का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि दो तरह के, एक रिलेटिव है, एक माइंड एंड बॉडी है, और तीसरा जो ईश्वर है जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट ना। तो जो माइंड एंड बॉडी है, जो बॉडी है ना, वो क्या है? नेचुरल है। कह रहे हैं कि इट इज नॉट नेचुरल, ये गलत बात है ना। समझ में आया? हाँ सर। बस यही बात। सर माइंड को क्या मानते हैं? जैसे बॉडी को एक्सटर्नल वर्ल्ड हाँ वो भी नेचुरल। नेचुरल है। नहीं कोई भी चीज, देखो नेचुरल का सिंपल फॉर्म यही होता है कि उसका स्वतंत्र अस्तित्व हो, जो एग्जिस्टेंस उसका हो वो फ्रीली हो, वो किसी पे निर्भर नहीं हो, तो वो ही नेचुरल हो जाता है। समझ में आया? हाँ सर। बस वही बात है। ठीक है। ठीक। सर यहाँ पे एक बार ये बता सकते हो कि नेचुरल का रिलेशन इननेट से है क्या? इननेट आइडिया होता है ना कि ये हाँ स्वाभाविक है, तो तो हम बोलते हैं ये इननेट है। इननेट आइडियाज मानते हैं रैशनलिज्म मोस्टली, और इंक्लूडिंग डेकार्ट, तो शायद उससे भी है। नहीं उसका अलग कंसेप्ट है। इनिट आइडियाज का अलग कंसेप्ट है ना, उस पर नहीं जाना। ये अभी मतलब ये जो इसके मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड की बात कर रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड मतलब बॉडी, माइंड एंड बॉडी की बात करते हैं ना, ड्यूलिज्म जो उनका कंसेप्ट है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ इनिट आइडिया अलग इशू है, वो दूसरा मैटर है। सर थोड़ा सा वो, वो, मुझे वो, बस एक ऑप्शन में ही डाउट है यहाँ पे कि वो स्वाभाविक बोल रहा है, तो स्वाभाविक का अर्थ भी तो यही होगा शायद कि स्वाभाविक का हम मतलब नेचुरल होता है। हाँ वो तो होता ही है, नेचुरल तो है सर, बट वो हम बोलते हैं ना कि हम इस वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो हम बाय बर्थ या बोलते हैं कि मतलब इनहेरेंटली हम उसको मानेंगे। हाँ भाई, जैसे एक दूसरे, जैसे उनका कंसेप्ट ही क्लियर है कि द्रव्य क्या है। द्रव्य जो वह है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र उसका अस्तित्व है। हाँ तो द्रव्य का हाँ, मतलब सब्सटेंस माइंड। वह है कि जो हाँ इंडिपेंडेंट हो एग्जिस्टेंस और एसेंस। हाँ बस। तो जब वो एग्जिस्ट करता है, फ्रीली एग्जिस्ट करता है, तो इट मीन्स इट इज नेचुरल। बात समझ आई? जी हाँ जी जी सर। बायोलॉजिकली तो ये हुआ कि आप किसी पे निर्भर हैं, बायोलॉजिकली ये हुआ ना। बात समझ आई? जी जी। हाँ तो कोई चीज निर्भर होती है तो वो नेचुरल नहीं होती। ठीक ठीक चलिए। नेट का ओके कॉन्सेप्ट तो ओके, थैंक यू सर। वो किसी भी जड़ में होगा ना, किसी मैटर में होगा। यहाँ पे मैटर की ही बात हो रही है, मैटर के बाद फिर वो इननेट की बात होती है। नहीं इनेट तो आइडियाज का जो मैटर, concept है, नहीं वो जो बता जी रहे हैं सर, ना इनेट। हाँ जी बोलिए जी सर, बोलिए। हाँ जी सर, वही जो आपने सर बताया उसी को मैं बता रहा था कि जो हाँ इननेट है वो जन्म के बाद की बात है। यहाँ पर जन्म की ही बात हो रही है कि असल में नेचर में चीजें हैं, और फिर इननेट हाँ। जो चीजें होंगी नेचर से आगे की बात हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम्म। नेचर में जो चीजें हैं नेचुरल है, उनकी बातें हो रही हैं। हम्म। जी सर। ठीक जी ठीक आगे हाँ, बढ़िए। समझ गया। देखिए, जैसे प्लेटो कहते थे कि ज्ञान का सोर्स वंडर है ना, आश्चर्य। ज्ञान की शुरुआत, ज्ञान का उद्गम आश्चर्य है। मध्यकाल में कहा गया कि ज्ञान का उद्गम विश्वास है, बिलीफ है। डिकार्ड कहते हैं कि ज्ञान का उद्गम डाउट है, संशय है।
संशयेन विजानाति, संशय आत्मा विनश्यति। सब कुछ पर संदेह कर सकते हैं संदेह करता, और संदेह की क्रिया पर संदेह नहीं कर सकते। जगत की रक्षा करनी है तो जगत का में विश्वास रखना स्वाभाविक है। जो चलिए ये देखिए, हिप्पो इडियस डायग्निस, इसको मिलाना है। कैसे मिलाएंगे? जीनो सर एलियाटिक स्कूल से आएंगे, दूसरा होगा क्या सर इसका आंसर? और लूसिपस और इसका डेमोक्रेटस आंसर हाँ, एटोमिक। जी सर। बी का 4 जी सेकंड। सर हाँ सर ऑप्शन देखिए, जो बी में जिनो लिखा है, डी में भी जिनो लिखा है, वो दोनों एक है क्या या अलग अलग? नहीं, अलग है। जेनो जेनो, हाँ सही पक्का बोले, एक से है अलग। इसका तीसरा है आंसर, तीसरा दिया है, मिलाइए तो हो जाएगा। नहीं हो जाएगा, आप बताने के बाद हो जाएगा। सर ये जो जिन्होंने दो डिस्टेंस के बीच का मेजरमेंट वाला कुछ कंसेप्ट दिया था ना, वो जीरो फिनिश थे या जीनो थे? कि आप क्या बोले? मतलब जितनी डिस्टेंस ना, उसका आधा चलोगे, फिर उसका भी आधा चलना होता है। ऐसे कर करके आप जो जेनो जेनो है वो कंसेप्ट जेनो दिया थे था वो जेनो। सर, वो जीनो। हाँ 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 हाँ। सर जी जी। जो सर हिप्पो है, हिप्पो हिप्पो जो है ना सर थिंकर, वो सर आयोनिक स्कूल से आते, ये कंफर्म है, ये तब मैंने दूसरा है। इसको पढ़ा है। देखिए बताते हैं हिप्पो इडियस और डायोजनीज ये आते हैं आयोनिक से। किससे आते हैं? आयोनिक से। आयोनिक में और कौन कौन आते हैं? आयोनिक में अगर हम कहते हैं माइलेशियन, माइलेशियन स्कूल, तो माइलेशियन ओनली बोला जाए तो थैलीज एनेक्सिमिंडर एनेक्सिमिनीज ना, ओनली माइलेशियन बोला जाए तो माइल है ना। जैसे ये है आयोनिक, और इसी में ये है माइलेशियन। तो माइलेशियन में तो तीन ही आएंगे, कौन कौन? थैलीज एनेक्सिमिंडर एनेक्सिमिनीज। जब आयोनिक बोल देंगे तो आयोनिक में और भी लोग ऐड हो जाते हैं, हिप्पो इडियस और डायोजनीज, ये सभी के सभी हो जाएंगे आयोनिक। अब देखिए जेनोफिनीज, जेनोफिनीज पार्मेनाइडिस और जेनो, ये इलियाई स्कूल के हैं। तो इलियाटिक, इलियाटिक में कितने लोग आते हैं? जेनोफिनीज जो बोलते थे कि शेरों के हाथ पैर होते तो वो भी भगवान का चित्र शेर की तरह बनाते हैं। पार्मेनाइडिस जो बीन की बात करते हैं, परिवर्तन असंभव है। जेनो, जेनो और एक और आते हैं मेलिसस, यही जेनो है जो तर्क जो यही जेनो को क्या बोलते हैं कि मोशन इज नॉट पॉसिबल, गति संभव नहीं है, जो तीर का एग्जांपल देते हैं ना, ये सब। तो ये जेनो हो जाएंगे। ये है इलियाटिक, बी का फोर्थ मिलाइए। ल्यूसिफस एंड डेमोक्रिटस, ये आप जानते हैं ये एटमिस्ट हैं, ये अणुवादी हैं। इनके अणुवाद में केवल और केवल क्वांटिटेटिव डिफरेंस है, परिमाणात्मक भेद है इनके में, जैन में और लाइब्निज में। तो ये हो जाएंगे Leibniz। ल्यूसिफस एंड डेमोक्रिटस। यस। नेक्स्ट बचे जेनो, क्लेम्फीज और क्राइसिपस, इसको मिलाइए आप स्टोइक से। ये जो जेनो हैं, जेनो को फादर ऑफ स्टोइक स्कूल, जेनो को स्टोइक संप्रदाय का पिता माना जाता है, जनक माना जाता है। तो ये आप मिला दीजिए इसको, ये जेनो ये ऑफ तो सिटियम इनको बोला जाता है। हाँ क्या बोले जाते हैं? ये जेनो ऑफ सिटियम कहा जाता है इनको, इनको जेनो ऑफ सिटियम। हाँ और तो वो वाले जो जेनो है वो जेनो ऑफ इलिया है, वो अलग है। हाँ, और ये इसमें साइप्रस में पैदा हुए थे ये वाले स्टोइक वाले। ठीक, इसी में एक स्कूल यहाँ छूट गया है, एक लिखिए मेगारी स्कूल। मेगारी के हैं यूक्लिड, यूक्लिड
और एक है एपिक्यूरियन स्कूल। एपिक्यूरियन के हैं एपिक्यूरस, एपिक्यूरियन के हैं एपिक्यूरस। एक इसका संदेहवाद, संदेहवाद के हैं पाइरो, संदेहवाद पाइरो। एक है सिनिक और सिरेनाइक। सिनिक और सिरेनाइक जानते हैं? सिनिक में कौन जी कौन आते हैं? डॉग हाँ, फिलोसफी। हाँ, सिनिक और सिरेनाइक। सिनिक जो कहते हैं कि दुख ही सब कुछ है, मतलब दुख ही परम सत्य है। दुख और दरिद्रता को नैतिक जीवन का आधार मानते हैं। सुख से ज्यादा अच्छा हो जाना, सुख पाने से ज्यादा अच्छा होना है पागल होकर अंधा हो जाना। कौन? सिनिक कहते हैं। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें आते हैं एंटी एस्थनीज, एंटी एस्थनीज, एंटी एस्थनीज, और ये भी आते हैं डायोजनीज भी आते हैं, डायोजनीज। और सिरेनाइक ये सुखवादी हैं, जैसे चार्वाक सुखवादी हैं। ये सिरेनाइक इनके हैं अरिस्टिपस। एमपी में पूछा गया था कि आप चार्वाक से किसको कनेक्ट करोगे, तो चार्वाक से अरिस्टिपस को कनेक्ट करोगे। जैसे हम लोगों ने देखा था कि बेंथम ने हेडोनिस्टिक कैलकुलस में सुखवादी गणना में 7 मेथड बताए हैं, वैसे ही सिरेनाइक केवल एक मेथड मानते हैं, वो है तीव्रता। सुख की गणना करने के लिए इंटेंसिटी, तीव्रता, जितना ज्यादा तीव्र होगा उतना ही ज्यादा अच्छा सुख है। तो ये हो गया। सर यहाँ पे सोफिस्ट को भी डाल सकते हैं ना इसमें? सोफिस्ट केवल अपने सुख की बात करते हैं, हम जितना ज्यादा सुखी होंगे ये वही ना, अपने लाभ की बात करते हैं। आइए, माइलेशियन में सर कौन कौन बताया था आपने? माइलेशियन में हेलीज, एनेक्जिमेंडर, एनेक्जिमेनीज। जी, माइलेशन में तो थेलीज 3 बता रहे हैं, शायद 2 और है क्या? हेराक्लाइटस और पाइथागोरस ऐसे करके। हाँ, जो ऐसा हमको सोच रहे थे लेकिन कहीं क्लियर मिला नहीं, इसलिए बोल नहीं रहे थे इसको। हाँ, वही तो हमको भी लगा कि 2 और हैं माइलेशियन ना। वो आयनिक हाँ, में जो, हाँ, आयनिक में 3 और जो हिप्पो ईडियस और क्या बता रहे थे, 3 ये आ जाएंगे, ये आयनिक में आ जाएंगे, हम्म, ऐसा हमको लगा था। ठीक है। हाँ, ठीक है। मतलब कौन सा का मतलब ये है कि आयोनिक में आयोनिक में ये भी आ जाएंगे, कौन? हेराक्लाइटस, पाइथागोरस। तो हमें स्पष्ट रूप से कहीं मिला नहीं, सोच रहे थे, जो भी हो उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, मतलब ना। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं ये जानता फिलोसफिकल नॉलेज। हूँ, हमको लगा ना कि जो पाइथागोरस और हेराक्लाइटस से माइलेशियन प्रांत के थे, तो वो जैसे ही हाँ, ये भी लोग तीनों लोग शायद उसी के आसपास के थे, उसी हेलीज के थे। समकालीन थे, इसलिए हमको लगा ऐसे ही। तो ठीक है। ठीक। हेलीज, एनेक्जिमेंडर और एनेक्जिमेनीज ये मलेशिया के थे। चलिए, फिलोसफिकल नॉलेज दैट स्टैंड एज द प्रिजर्व ऑफ फिलोसफिकल रूलर्स। दार्शनिक ज्ञान जो दार्शनिक शासकों से अनिवार्य अपेक्षाएं रखता है। द सिमिली ऑफ द सन, सूर्य की उपमा। सूर्य की उपमा जो है ना, ये इसकी चर्चा करते हैं प्लेटो। कहाँ करते हैं? अपनी पुस्तक रिपब्लिक में। क्या बताते हैं? बताना चाहते हैं कि सुकरात और उनके भाई ग्लाइकोन के बीच एक डायलॉग है। सुकरात और ग्लाइकोन के बीच में अच्छाई का विचार सत्य के साथ समझदार को भी प्रकाशित करता है, जैसे सूर्य अपने को प्रकाशित करता है और अन्य को भी प्रकाशित करता है। तो ये सूर्य का रूपक, मेटाफर ऑफ सन, तो ये बिल्कुल ये देते हैं। और द डिवाइडेड लाइन, जो हम लोग बात किए ना, ये 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लास्ट में आता है रैशनल इंसाइट, डायलेक्टिकल नॉलेज जो की बात होती है। तो डिवाइड लाइन, डायलेक्टिकल नॉलेज जब हम लोग पढ़ रहे थे कि जो एजुकेशन सिस्टम ऑफ है प्लेटो, तो उसमें जो मैथमेटिक्स वगैरह पास कर लेता है तो बाद में उसको डायलेक्टिकल नॉलेज होता है, तब वो राजा बनता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। द स्टोरी ऑफ द फ्लाइंग एरो, ये है उड़ते तीरों की कहानी। उड़ते तीरों की कहानी ये तो जेनो देते हैं ना कि गति असंभव है, मोशन इज नॉट पॉसिबल, ये जेनो का है, इनका नहीं है। द सिमिली ऑफ द क्लेव, गुफा का रूपक, ये तो देते हैं, गुफा का बहुत फेमस है।
तो आंसर हो जाएगा ए बी डी सेकेंड। और द पैरेबल ऑफ द बीस्ट, ये है हिंसक पशु की कथा। ये एक्चुअली में इनका है नहीं, ये परियों की कहानियां हैं, ये प्लेटो का नहीं। सर ये डिवाइडेड फ्रांस, लाइन का क्या आपने एग्जांपल बताया, डिवाइडेड लाइन का? एक लाइन बनाते हैं, ये 4 पार्ट करते हैं लाइन का, कहते हैं ये कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है, ये दूसरा वाला सेंसुअस तो या नॉलेज प्रैक्टिकल का नॉलेज है, तीसरा है। क्लासिफिकेशन बताते हैं यस प्लाटो, यस यस उसके नॉलेज का क्लासिफिकेशन डिवाइड लाइन से बताते हैं। जी। यस, गुड, वेरी गुड। ए बी एंड डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न मॉडर्न ब्रेन इन अ वाइट आर्ग्यूमेंट्स आर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ। गमले में मस्तिष्क तर्क किससे प्रत्यक्ष रूप से निश्रित है? ये डेकार्ट के संदेह हो जाएगा, दूसरा इसका हो जाएगा ना, कार्टेशियन डाउट, है ना। ये डेकार्ट कहते हैं कि सर ये वही है क्या जिसका खंडन गिलबर्ट राइल करते हैं। कैटेगोरिकल ब्रेन मिस्टेक। इन अ वेट। हाँ हाँ। हाँ और ये डेकार्ट से रिलेटेड है। ये इस तरीके से हाँ हिंदी में लिख दिया है कि वो समझ नहीं आ रहा है, ट्रांसलेशन बहुत गंदा किया है। नहीं तो हम्म, इसका अर्थ तो बताइए भाई। वही है मशीन, वो घोस्ट वाला, मशीन घोस्ट में नहीं। घोस्ट। हाँ वही है, ब्रेन इन अ वेट, शायद मेरे हिसाब से। हम्म, वो डेकार्ट कहते हैं ना कि हो सकता है मुझे कोई एविल डेमन राक्षस धोखा दे रहा हो। तो ब्रेन इनवाइट को कहते हैं कि क्या कहते हैं कि क्या अगर ऐसा है कि हमारा मस्तिष्क किसी प्रयोगशाला में रखा गया हो और कंप्यूटर द्वारा नकली अनुभव भेजे जा रहे हो, तो मशीन में भूत, यही कह देते हैं बाद में राइल। चलिए, ये तो आप सभी जानते हैं, फ्रोनेसिस, एरेटे, एक्रेसिया, यूडेमोनिया। हाँ सर। बता दो कौन सा आंसर है। देखिए, सर एक ये ऑनलाइन टर्म्स नहीं, फ्रोनेसिस, एक बार इनको समझा देना सर, ये टर्म्स सुनी नहीं है। फ्रोनेसिस होता है प्रैक्टिकल विजडम। ये है एक्चुअली में व्यावहारिक बुद्धिमत्ता। हम, हाँ, हाँ, विजडम ऑफ एक्शन। हम, प्रोनेसिस क्या है कि हम जिस तरह से क्रिया करते हैं बुद्धिमानी के साथ, प्रेजेंट ऑफ माइंड की बात होती है इसमें। प्रेजेंट ऑफ माइंड को हिंदी में बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। चलिए, ये हो गया एरेटे। एरेटे है, ये वर्च्यू और एक्सीलेंस, सद्गुण है, उत्कृष्टता है, एक्स, है ना। उर्दू में उत्कृष्टता को शायद अफजल बोलते हैं क्या, जो भी। एरेटे वर्च्यू और एक्सीलेंस है। एक्रेसिया, एक्रेसिया वीकनेस। है, हाँ, वीकनेस, वीकनेस ऑफ विल। ये कौन सा, वही कहेंगे ये एक बीमारी है, एक्रेसिया। 25 में भी क्वेश्चन आया है ना ये वाला। हाँ, यूडिमोनिया, यूडिमोनिया होता है फ्लर्सिंग, फलना फूलना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करना। तो आंसर लगाइए 4। पवन सर कुछ बताएगी इस बारे में अभी? नहीं, नहीं बताएंगे। सर जो यूडोमोनिया है, ये क्या अरस्तु की कोई पाठशाला थी क्या? जैसे एकेडमी प्लेटो ने खोला था इन्होंने। लाइसियम था उनकी पाठशाला, उनकी अच्छा। पाठशाला का नाम था लाइसियम। लिस्यम। हाँ, जी। लिसियम, हाँ, जो कलवाई करते हैं। सर एक बार इसके बारे में बता सकते हो ये कहाँ से पिक किए हैं ये टर्म्स, मतलब किस बुक से रेफरेंस लिया है? हम्म, देखिए, ये एक्चुअली में है ना एथिक्स से, अरस्तु के। और ये उनके खुद के वर्ड हैं, ये फ्रांसिस एरेटे, और उसका मीनिंग लिखा गया है इधर, बस। मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज में, जो उसमें कौन सी लैंग्वेज थी, ग्रीक, तो ग्रीक में ये टर्म है। पॉलिटिक्स में भी जिक्र है इसका। हाँ,
इनकी बुक है पॉलिटिक्स। हाँ, तो देख सकते हैं वहां से। तो आज के लिए इतना ही करें। हाँ सर। बाकी कल करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फिर मिलते हैं। आपका भी शुक्रिया मेहनत करने के लिए। हाँ, और तब तक के लिए क्या करिए। हाँ, सर वही सर सपोर्ट के करिए क्वेश्चन वीडियो। सॉल्व। हाँ, तो अब फिनिश करते हैं।